जय हिंद दोस्तों। आज हमारी भारतीय समाज की ये 17th क्लास है और साथ ही ये हमारी आज की आखिरी क्लास होगी। इसके साथ ही आपका भारतीय समाज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। तो देखिए, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या मतलब है। भारतीय दो दो शब्द है, एक है भारतीय समाज, दूसरा है वैश्वीकरण। तो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव का मतलब है कि भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया, तो जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं उसमें वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। मतलब जो उसकी मूल विशेषता है उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। तो ये हम इसमें देखेंगे। ओके। तो भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव में मेनली जो हम व्यापक प्रभाव देख पड़ता है, जिस विशेषताओं पे व्यापक प्रभाव पड़ता है उसी की चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः तीन में आपकी तीन विशेषताएं ऐसी हैं जिसमें व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, दूसरा धर्म पर प्रभाव और तीसरा है विवाह एवं परिवार पर प्रभाव। तो ये तीन पॉइंट है जिसके तहत हमको भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखना है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। तो पहला है आपका वैश्वीकरण का भारतीय धर्म पर प्रभाव। तो अब हम देखेंगे कि भाई धर्म पर क्या प्रभाव। अब आपको भी मालूम है, कोई भी प्रभाव हमेशा दो पक्ष के साथ होता है, एक होता है सकारात्मक पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। कभी निगेटिव प्रभाव वाला नहीं हो सकता, नहीं तो हम उसको मतलब उसको प्रभावित होने ही नहीं देंगे, उसको हटा देंगे, उन्मूलन कर देंगे। और कोई भी चीज पूरी तरह सकारात्मक हो नहीं सकती। तो हमेशा प्रभाव जब भी आप समझे तो उसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संदर्भ में लेना है। तो अगर हम धर्म के संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें तो देखिए, इसमें पहला लिखा हुआ है कि आपको मैं बताना है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से भारत में जो धर्म है उसको प्रभावित किया है। मतलब कि शुरुआत जोड़ना आपको वैश्वीकरण से है, शुरुआत आपको वैश्वीकरण से चलना है और अंतिम में आपको दिखा देना है कि उसमें ये प्रभाव पड़ा है, धर्म के इस पक्ष में ये प्रभाव पड़ा है। तो चलिए, जैसे देखिए, सकारात्मक प्रभाव में पहला है वैश्वीकरण। ठीक है, तो अब सारे पॉइंट वैश्वीकरण से शुरू होंगे। तो देखिए, वैश्वीकरण से क्या हुआ आपको मालूम है, वैश्वीकरण से आधुनिक शिक्षा का भी प्रसार हुआ। आधुनिक शिक्षा से क्या आई, तो लोगों के अंदर तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। मतलब वैश्वीकरण से आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार। अब इससे क्या हुआ, इससे फलतः मतलब परिणाम स्वरूप इससे क्या हुआ, धर्म का तार्कीकरण हुआ। धर्म का तार्कीकरण कि लोग धर्म में होने वाले जितने भी कर्म कांड थे, परंपराएं थे, उसको अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण बुद्धि से सोचने लगे कि क्या वो सही है कि गलत। और जब उन्होंने इस पे सोचा तो उनको लगा कि नहीं, सती प्रथा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसमें भाई महिला की आत्महत्या कर दी, महिला की हत्या कर दी जाती। बाल विवाह गलत है, बालिका अभी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित ही नहीं हुआ, आपने उसका विवाह कर दिया, वो जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं थी। और कई सारी अंधविश्वास वाली परंपराएं हैं जिसको हमने धर्म की तो मतलब अपने तार्किक दृष्टिकोण से नापा, तो हमें पता चला कि धर्म से संबंधित रूढ़िगत मान्यताएं इससे कमजोर हो गई। ठीक है ना, क्योंकि हमने फिर उसको उसकी तार्किक तो उसको फिर हमने बंद कर दिया, उसके खिलाफ आगे चल के कानून आ गए। तो इससे क्या हुआ, धर्म का जब तार्कीकरण किया तो धर्म से संबंधित जितनी भी रूढ़िगत मान्यताएं थी वो कमजोर हो गई। तो ये था पहला बिंदु। दूसरा देखें कि वैश्वीकरण। अब आपको मालूम है वैश्वीकरण से क्या होता है, धर्म का बाजारीकरण। धर्म का बाजारीकरण मतलब कि धर्म में बाजार के अनुसार चलता है। धर्म बाजार मतलब लोग ना आंतरिक भावना से धर्म का पालन नहीं करते, दिखावे के लिए पालन करते हैं कि वो सामने वाला कर रहा है या हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये हो जाता है धर्म का बाजारीकरण। और क्या हुआ वैश्वीकरण से, और वैश्वीकरण से संचार क्रांति आई। अब जब संचार क्रांति आई तो धर्म दूर दूर तक प्रसारित होने लगा। कई सारे जैसे बौद्ध भिक्षु हो गए, वो दूसरे देश जाने लग गए। कई सारे धर्म गुरु हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ये दूर दूर तक जाने लगी। संचार यातायात के साधनों, संचार साधनों से अब एक जगह रह करके गुरु पूरे देश में अपना मतलब प्रवचन कर देते हैं टीवियों के माध्यम से। तो ये संचार क्रांति के दौरान धर्म का प्रचार। अब इससे क्या सकारात्मक चीज हुई, तो इससे क्या हुई, धार्मिक मान्यताएं जन जन तक पहुंची। सही बात है। अब धार्मिक मान्यताएं जैसे प्रेमानंद बाबा, अब एक जगह रह करके वो पूरे देश में उनकी के बातों को ग्रहण किया जाता है, सीखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है सरल स्थानीय धार्मिक परंपराओं का राष्ट्रीयकरण। अब सरल स्थानीय धार्मिक परंपराओं का है कि कोई भी परंपरा जो स्थानिक रूप से प्रचलित थी, जैसे आपको मालूम है कि जो गणेश पूजा है वो मुख्यतः महाराष्ट्र में ही मनाई जाती है, लेकिन आज आज गणेश पूजा पूरे देश में मनाई जाती है। जैसे आपको मालूम है कि जो नवरात्र वाला कार्यक्रम है, नवरात्र की व्यवस्था, मतलब नवरात्र मूलतः पश्चिम बंगाल का त्योहार है, लेकिन आज पूरे देश में नवरात्र मनाया जाता है। उसी तरह अगर आप ना छठ को लीजिए, तो छठ जो है, छठ मूलतः बिहार झारखंड वाले एरिया में प्रचलित था, वहां की मान्यता था, लेकिन आज छठ पूरे देश में मनाया जाता है। महिलाएं बढ़ चढ़ के इसको त्योहार को मनाती है। तो इससे क्या हुई कि धार्मिक परंपराओं का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसे एक नई पहचान प्राप्त हुई।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या हो रहा है वैश्वीकरण से। तो देखिए वैश्वीकरण जनित पहचान संकट। देखिए अब वैश्वीकरण से पहचान का संकट कैसे हो रहा है। देखिए आपको मालूम है वैश्वीकरण से सारी संस्कृतियां एक मिक्स हो गई, सारी की नहीं, वैश्वीकरण से सारे बाजार जब एकीकृत होते हैं तो इसी तरह सारी संस्कृतियां विश्व की एकीकृत हो गई, जुड़ गई, सारी संस्कृतियां आकर के एक जगह जुड़ गई। अब जब जुड़ती हैं तो इससे क्या होता है वैश्विक संस्कृति का निर्माण होता है, विश्व की संस्कृति का निर्माण हो जाता है। जब वैश्विक संस्कृति का निर्माण होता है तो ये वैश्विक संस्कृति है क्या, ये वैश्विक संस्कृति सभी संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप है। थोड़ा या भारतीय संस्कृति से ले लिए, थोड़ा यूरोपीय संस्कृति से, चाइनीज संस्कृति से ले लिए, तो मिला जुला। पर इससे होता क्या है, इससे जो मूल संस्कृति होती है उस देश की, जैसे भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो जाती है, तो वो अपने मूल स्वरूप से हट की हो जाती है। इसी को कहते हैं कि वैश्वीकरण जनित पहचान संकट। तो उससे क्या होता है संस्कृति का पहचान का संकट हो जाता है। ओके, तो हुआ क्या कि वैश्वीकरण जनित पहचान संकट हुआ और धर्म का बाजारीकरण होती है। ये इससे सकारात्मक क्या हुआ, इससे जब लोगों को पता चला कि भाई उनके संस्कृति का पहचान संकट हो रहा है, धर्म का बाजारीकरण हो रहा है, तो लोग फलता तो क्या हुआ, धार्मिक पुनर्प्रवर्तनवाद की प्रवृत्ति वृद्धि हुई। पूरा प्रवर्तन, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद का मतलब है कि लोग अपने धर्म की परंपराओं को फिर से फॉलो करने लगे। तो ये कहलाता है धार्मिक पुनर्प्रवर्तनवाद की वृद्धि। तो ये एक सकारात्मक हो गया। उसके साथ क्या हुआ, उसके उसके बाद जब धार्मिक पुनर्वर्तन की तो क्या हुआ, मानव की भलाई में धर्म का सकारात्मक पक्ष का प्रयोग होने लगा। जैसे आपको मालूम है कि जैसे हमारे देश में जो योग वगैरह थी ये बहुत प्राचीन समय से थी, लेकिन जब धार्मिक पुनर्प्रवर्तनवाद आई तो फिर जैसे लोगों के भलाई के लिए हमने उन परंपराओं को फिर से फॉलो करना शुरू। जैसे बाबा रामदेव योग आयुर्वेद की शिक्षा देते हैं, पूरे विश्व में प्रचलित। आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक मनाया। उसके बाद है पंडित रविशंकर, ये आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचार प्रसार करते हैं। इससे क्या होता है समाज में नैतिक स्तर की वृद्धि होती है। तो ये सकारात्मक प्रभाव। उसके अगला पॉइंट है कि वैश्वीकरण से अगला सकारात्मक पॉइंट क्या है कि वैश्वीकरण से आपको मालूम है कि अभी मैंने आपको सिखाया कि वैश्वीकरण से कैसे धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, तो धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद हो तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के जो पहचान संकट आ रहा है लोग उसके समाधान करते हैं, उसके लिए अपना समाधान की व्यवस्था करते हैं, फिर से अपनी परंपरा फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आपको मालूम है कि वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद बढ़ा। उपभोक्तावाद का मतलब है कि लोग वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा उपयोग करते, दिखावे की संस्कृति फैल रही है। ठीक है, तो इससे सकारात्मक क्या है, इससे सकारात्मक क्या है, तो जब लोग वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद हुआ तो इसके आपको मालूम उपभोक्तावाद से प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवादिता में वृद्धि। प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक दूसरे में सफलता की होड़, धन कमाने की होड़ लगी हुई है। लोग व्यक्तिवादिता है, लोग सिर्फ अपने लिए स्वार्थपन बढ़ा रहा है, समाज सेवा परहित की भावना कमजोर हो रही है। तो इससे क्या होता है परिवार विघटित होता है और एकाकीपन और मानसिक तनाव व कुंठा होता है। ये तो लेकिन इससे फायदा क्या, फायदा ये है कि जब व्यक्ति में तनाव और कुंठा से दूर होने लगते हैं तो वो धर्म के उनके जीवन में धर्म के महत्व में वृद्धि हो जाती है। जिससे क्या होता है जब भाई आप सोचिए उनके मन में जितने धार्मिक कुंठा, जैसे आप अभी वो आईआईटी बाबा को देखिए, ये समाज की प्रतिस्पर्धा, ये वाली जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने धर्म का, तो कई सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल समाज में जो जो वैश्विक संस्कृति है, दिखावेपन, प्रतिस्पर्धा, इस संस्कृति से बोर हो जाते हैं तो फिर वो धर्म का महत्व ले ले, धर्म का सहारा। अब धर्म के सहारे लेने से उनके जीवन में भाई धर्म का तो महत्व बढ़ गया, समाज में बढ़ गया। इससे कई ढेर सारे कल्ट और सेक्ट का विकास होता है। अब कल्ट क्या होता है, सेक्ट क्या होता है, तो देखिए ये हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी देखिए कल्ट क्या होता है। जब जब कल्ट कल्ट को यहाँ पर जब क्या होता है एक ही धर्म के लोगों में किसी एक विशेष परंपरा पे ज्यादा मान्यता देने लगते, किसी एक शाखा पे। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म हो गया, तो हिंदू धर्म में अब मालूम बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि विष्णु को लेकर के एक वर्ग बहुत ज्यादा उनके लिए पूजा करने लगा, पवित्र भावना रखने लगा, उनकी प्रथा परंपरा को फॉलो करने लगा, तो फिर वो वैष्णव हो गए। इसी तरह शिव को लेकर तो शैव हो गए, फिर शक्ति को लेकर के देवी की पूजा तो शाक्त हो। तो मतलब क्या होता है कि एक ही धर्म के लोग जब धर्म की एक मान्यता पर केंद्रित होकर के एक नई शाखा विकसित कर लेते हैं तो उसे हम कल्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया कल्ट। अब सेक्ट क्या होता है, सेक्ट को हम बोलते हैं संप्रदाय। ये संप्रदाय तब निकलता है जब थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे धर्म के अंदर जो उसकी मूल भावना है, अब मूल भावना के विरुद्ध, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की मूल भावना है जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था से किसी को पसंद नहीं आया, किसी के जाति व्यवस्था से जो निम्न जाति के लोग उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उसकी मतलब धर्म के अंदर उसकी जो मूल स्वरूप के विरुद्ध एक शाखा विकसित होती है, उसे हम कहते हैं सेक्ट या संप्रदाय कहते हैं।
ये एक तरह से उसके मूल स्वरूप के विरुद्ध होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को लेकर के भाई जैन धर्म अलग होकर बौद्ध धर्म नई शाखाएं निकलने लगी, तो ये आपका सेक्ट और कल्ट का विकास होता है। तो ये जो आपकी वैश्वीकरण भोक्तावाद है, तो ये आपको धर्म का महत्व बढ़ता है और सेक्ट और कल्ट का विकास होता है, ये इसका सकारात्मक प्रभाव हो जाता है। तो हम क्या अभी देख रहे थे कि भारतीय धर्म पर प्रभाव, तो हमने पहला सकारात्मक प्रभाव देख लिया। अब हम देखते हैं भाई कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होगा, हालांकि इसकी झलक आप समझ ही गए होंगे क्या नकारात्मक। तो नकारात्मक, तो देखिए वैश्वीकरण से आपको मालूम है बाजार अर्थव्यवस्था भारत धर्म को बाजार। अब देखिए बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाजार पर आधारित है, जो मांग एवं पूर्ति पर आधारित है, ठीक है ना। तो अब जब धर्म का बाजारीकरण हो रहा है, धर्म की मांग बढ़ रही है, तो उसका प्रचार बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, धर्म में ढेर ढेर सारे बाबाओं और पुजारियों का उद्भव हो जाता है। अब आपको मालूम है कि फिर आसाराम बापू और राम रहीम जैसे बापुओं का उद्भव हो जाता है। कई और धर्म के जो ठेकेदार पाखंडी लोग हैं वो धर्म का दुष्प्रचार करने लगते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको मालूम कि धर्म का जो बाह आडंबर है, दिखावापन, यज्ञ कर रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है बाहर, और जय माता ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, तो ये बाह आडंबर में माला पहने हैं, मतलब भगवा रंग ओढ़े हैं, तो ये इस तरह की जो बाह आडंबर उसमें खूब वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो धर्म का मूल स्वरूप होता है वो कमजोर हो जाता है। मूल स्वरूप, मौलिक, जो धर्म का मौलिक स्वरूप होता है वो कमजोर होता था और धर्म का एक तरह से शोषण होने लगता है, ठीक है। ये नकारात्मक। दूसरा नकारात्मक प्रभाव कि वैश्वीकरण से पहचान संकट होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका, पहचान संकट। इससे क्या होता है कि धर्म के महत्व में वृद्धि हो जाती है। जब आपको लगेगा कि भाई हमारा पहचान संकट, हमारे धर्म को खतरा है, तो फिर आप धर्म को लेकर के थोड़ा ज्यादा सजग हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इसका नकारात्मक प्रभाव कौन उठाता है, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल फिर धर्म का दुरुपयोग करने लगते हैं, भाई फिर मंदिर, राम मंदिर बनवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, फिर उन्होंने ना राजनीति, देख राजनीति का उद्देश्य अलग है, धर्म का उद्देश्य अलग है। राजनीतिक आर्थिक आर्थिक और आर्थिक और मतलब सामाजिक साधनों के द्वारा देश का विकास करती है। धर्म जो होता है वो देश का नैतिक आध्यात्मिक विकास करता है। दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल धर्म को जोड़ देते हैं ताकि लोग धर्म के प्रति अगर अट्रैक्ट होंगे तो उस राजनीतिक दल को राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। तो मतलब ये वाली तो वही है ना कि धर्म का दुरुपयोग। उसके अलावा धार्मिक कट्टरता से संप्रदायवाद, उसके अलावा धार्मिक कट्टरता, कई धर्म ऐसे हैं जो भाई अपनी अपने मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि फिर जो धार्मिक भावना है उसको ही राष्ट्रीयता से जोड़ देते हैं कि अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि आप देशद्रोही हैं, कुछ ऐसा कहने को मिलता है, ठीक है ना। तो धार्मिक कट्टरता से क्या होता है, सांप्रदायिकता, फिर समाज में सांप्रदायिकता फैलती है, दूसरे धर्म के विरुद्ध लोग निम्न भावना रखने लगते, हीन भावना के साथ देखते हैं, सांप्रदायिकता, हिंसा जैसी समस्या देखने को मिलती है। उसके बाद अगला नकारात्मक बिंदु है कि वैश्वीकरण से क्या होता है कि धर्म का बाजारीकरण होता है, ये मैं आपको बता दिया। और धर्म के बाजारीकरण से धर्म का राजनीतिकरण हो जाता है। उससे क्या होता है, धार्मिक परिवर्तनवाद होता है, लोग फिर से अपनी परंपरा को फॉलो करते हैं और इतना ज्यादा फिर फॉलो करते हैं कि वो फिर कन्वर्ट हो जाता है धार्मिक कट्टरतावाद, और फिर धार्मिक कट्टरतावाद आपका फिर संप्रदायवाद में बदल जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके नकारात्मक प्रभाव का तीसरा बिंदु। अब देखिए चौथा बिंदु क्या है कि आपको मालूम है वैश्वीकरण, आर्थिक विषमता पैदा करती है। कैसे विषमता पैदा करती है भाई, जो पढ़े लिखे अमीर वर्ग है वो और अमीर हो जाता है, गरीब लोगों को उतने अवसर नहीं मिल पाते, वो निम्न रह जाते हैं। तो आर्थिक विषमता, फिर गरीब और वंचना में वृद्धि, गरीबों में संख्या बढ़ जाती है, वंचना में वृद्धि, लोगों को मौलिक सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। इससे क्या होता है कि जो वंचित समुदाय होता है वो धार्मिक आधार पर अपने को संगठित कर लेता है, धार्मिक आधार पर संगठित कर लेता है। मतलब कि छोटे छोटे समूह हैं, फिर वो मिल गए, फिर वो अपने धार्मिक मतलब कुछ और मतलब धर्म से भी जोड़ दिए, और धार्मिक जैसे वैष्णव पंथ हो गया, शैव पंथ हो गया, और भी कई सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये धार्मिक रूप से लोग अपने को संगठन, अब ये क्या करते हैं, ये आगे चल के ना दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अब दबाव समूह क्या होता है कि दबाव समूह लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो राजनीतिक दल होता है उसको प्रभावित करता है। कि मान लीजिए कोई समूह है, वो धार्मिक रूप से अपने को सशक्त कर लिया और संगठित कर लिया, अब उसको कोई धर्म का फायदा या किसी भी तरह फायदा लेना है, तो वो वोट बैंक का लालच से लेकर के जो सरकार जो निर्णय लेती है उसको प्रभावित करता है, तो वो दबाव समूह कहलाता है। तो ये नकारात्मक प्रभाव। तो इससे क्या होता है भाई, इससे सांप्रदायिकता फैलती है, धार्मिक कट्टरतावाद फैलती है, धार्मिक आतंकवाद है। धार्मिक आतंकवाद का मतलब होता है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए
फैलाई जाने वाली हिंसा को धार्मिक आतंकवाद कहते हैं। तो ये तो आपको सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपका पहला था कि भारतीय समाज मतलब वैश्वीकरण का, आपका टॉपिक था वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव। तो 3 हमने देखा था, वैश्वीकरण का धर्म पर प्रभाव, तो पहला धर्म पर प्रभाव हो गया। अब दूसरा है कि वैश्वीकरण का विवाह एवं परिवार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक एक कथन चलता है कि किसी भी देश को अगर आपको बदलना है तो आप उसकी संस्कृति को बदल दीजिए, देश अपने आप बदल जाएगा। तो ये वाली जो स्थिति है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति जुड़ी है, तो जो धर्म के विवाह और परिवार में जो बदलाव हो रहा है वैश्वीकरण से, उसको हम देखेंगे। तो फिर हम इसको 2 तरह से देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी। तो सकारात्मक देखिए, अब आपको मालूम सकारात्मक में वैश्वीकरण हो रहा है। तो अब वैश्वीकरण हो रहा है तो क्या हो रहा है, लोगों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भाई लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग जॉब कर रहे हैं, इससे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। जब लोगों को रोजगार में वृद्धि तो उनके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना आ रही है, आत्मनिर्भरता की वृद्धि हो रही, उन्हें किसी से के नीचे दबना नहीं पड़ता, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। और साथ ही वैश्वीकरण से आधुनिक मूल्यों का भी प्रसार होता है, ठीक है। तो इससे तो अच्छा क्या हो रहा है समाज में। तो आपको मालूम है कि पहले जो होता था, पहले परिवार में एक मुखिया होता था, मुखिया की सत्ता होती थी, ठीक है। जो मुखिया कह दिया वही होगा, गलत कह दिया तो गलत वही होगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, उसकी बात कोई नहीं कर। लेकिन जब वैश्वीकरण आया, लोग आत्मनिर्भर और आधुनिक मूल्य का प्रचार है, तो जो मुखिया की सत्ता है वो कमजोर पड़ने लगी, उसका विकेंद्रीकरण होने लगा। तो इससे क्या हुई, सबसे ज्यादा इससे फायदा हुआ मुखिया की सत्ता कमजोर होने से महिलाओं की स्थिति सुधरने लगी। क्यों? क्योंकि पहले महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थी। अब जब उनको आर्थिक आर्थिक रूप से सशक्त हो गई तो उनको मतलब उतना नहीं दबती, भाई वो अपनी जरूरतों का काम खुद ही कर लेती है। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, ये सकरा। उसके बाद क्या हुआ, विवाह जैसी संस्था, विवाह पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि जीवन पहले क्या होता है, जब जीवन मतलब कि लड़का लड़की को शादी करनी है तो घर वाले माँ बाप, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो शादी सेट कराते थे, लड़का लड़की एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, शादी हो जाती थी, ये तक स्थिति थी। उसके बाद भी अगर उनमें मेल जोल अच्छा नहीं है, बेजोड़ बन गए, तो भी जीवन भर ऐसे ही काटो और कोई चारा नहीं। विवाह विच्छेद वाली प्रक्रिया तो भारतीय हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो जो क्या होता था कि जब वैश्वीकरण आया तो जीवन साथी चुनाव में लड़के और लड़की को महत्व देने लगे, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त है भाई, कल के ये अपना निर्णय खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, विवाह संबंधी निषेध, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंतरजातीय विवाह हो गए, सपिंड विवाह हो गए, एक गांव में विवाह, तो ये जो निषेध थे ये कमजोर पड़ने लगे। अब आप देखिए इंटरकास्ट मैरिज खूब होती है। उसके बाद है अंतरजातीय विवाह, सगोत्र विवाह में वृद्धि हुई और प्रेम विवाह में वृद्धि। आजकल तो प्रेम विवाह का जमाना है भाई, सब प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो ये पहला सकारात्मक बिंदु। दूसरा देखिए, आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार। अब देखिए वैश्वीकरण से आधुनिकता के मूल्यों, आधुनिकता का मूल्य मतलब कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, शिक्षा, स्वास्थ्य की, ये सारे जो मूल्य होते हैं समाज के, ये आधुनिक मूल्य कहलाते हैं। तो आधुनिक मूल्य का प्रसार हुआ। जब आधुनिक मूल्यों का प्रसार हुआ तो फलतः इससे क्या हुआ, इससे विवाह एवं परिवार से संबंधित जो नियम एवं प्रथाएं था उसका तार्कीकरण हुआ। अब आपको मालूम है कि जो विवाह के नियम हैं, विवाह के में मालूम है कि पहले, आजकल तो होता है दोस्तों, आजकल मैरिज हॉल कर लेते हैं, एक ही दिन में विवाह निपटा देते हैं, सारी प्रथा, पंडित जी की जितनी कथा, ये मंत्रोच्चारण जो भी होता है सब एक दिन में कर देते हैं, 1-2 दिन में विवाह हो जाता है। पहले के समय जब विवाह होता था तो विवाह का कार्यक्रम 1 महीना चलता था, 1 महीना तक विवाह, ये रस्म वो रस्म, फलाना ढिमाका कर करके भैया परेशान कर देते थे, ऐसा लोगों को लगता था, ठीक है ना। तो जो अनावश्यक विवाह की परंपरा थी, ओके। तो उसका क्या हुआ, तार्कीकरण हुआ कि संबंधित नियमों की, भाई आज के संदर्भ में इन नियमों की जरूरत है भी कि नहीं है, उनका तार्कीकरण हुआ। ये क्या बाहर तो नहीं है। अब इससे क्या हुआ, जब तार्कीकरण हुआ तो फिर विवाह विवाह बाल विवाह, अब जैसे तार्कीकरण हुआ भाई, बालिका, अब समझ में आया कि नहीं यार, ये जो बालिका विवाह वाला नियम है ना, ये सही नहीं है यार। लड़की कुछ जान नहीं पाती, इसको हम ऐसे बांध देते हैं किसी के साथ, ये जिंदगी भर गुलामी करे, तो ये सही नहीं। तो बाल विवाह, फिर विधवा विवाह। हमारे देश में तो विधवाओं की स्थिति इतनी ज्यादा थी, उसको तो क्या डायन और अछूत कह करके निम्न शब्दों से गांवों में संबोधित किया जाता था। तो ये सेदिन की भाई एक बार विवाह, तो ये कारण कि नहीं आ रहा, ये जो विवाह है ये इस समाज की बनाई देन है। अगर किसी कारण पुरुष की हाँ मृत्यु हो जाती है तो कोई बात नहीं, महिला को ऐसा नहीं कि हम उसके जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर देंगे, वो विवाह करके अपना दूसरा जीवन शुरू कर सकती है। तो बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह जैसी जो निषेध, पहले ये निषेध थी, तो ये मान्यताएं कमजोर होने लगी और विवाह से जुड़ी अतार्किक प्रथाएं हैं वो, उनका भी उन्मूलन होने लगा। उसके बाद अगला देखिए, तो अगला है कि वैश्वीकरण से विज्ञान एवं तकनीक का तीव्र हुआ। अब वैश्वीकरण हुआ मान लीजिए, तो अब अमेरिका की कई सारी तकनीकें भारत आ रही हैं,
भारत की तकनीकें जा रही हैं दूसरी जगह, अन्य अफ्रीका जैसे गरीब और तकनीक रूप से पिछड़े देशों में, ठीक है। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, वैज्ञानिक एवं तकनीकी का तीव्र विकास होता है। इससे क्या फायदा हुआ भाई आपके परिवार और विवाह प्रथा को, तो देखिए क्या होता है, इससे क्या हुआ कि विवाह में आधुनिक तकनीकों का उपयोग होने लगा। अब जैसे विवाह में आधुनिक तकनीकें, भैया जो आज में वीडियोग्राफी होती है और जो डीजे में नाचते हैं, ये पहले नहीं होता था। पहले ये सब, और ये आपका क्या नाम है, ये रोड लाइट वगैरह ये सब कुछ नहीं होती थी। ये तो अभी शुरू हुआ है, मतलब 20-25 सालों से ये डीजे वाला वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी तो अभी 10-15-20 साल हो गए होंगे मान लीजिए। वीडियो बनती है, पूरी पिक्चर बनती है। तो ये जो विवाह में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद प्रजनन की नवीन तकनीकों का। अब प्रजनन की नवीन तकनीकें भाई, कि अब जैसे पहले जो महिला बच्चे पैदा बांझ टाइप की थी, तो वो बांझी रहते, उनको बड़ा कष्ट, समाज बड़ा कष्ट देता था, बहुत अपशब्द नाम से पुकार। लेकिन आज नहीं है, आज नहीं है, नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं, तकनीक है, टेस्ट ट्यूब भी करवा लीजिए, सरोगेशन करवा लीजिए, दूसरे के कोख में अपना बच्चा पैदा कर दीजिए। तो ये वाली तकनीकें हैं। उसके बाद है विवाह के नवीन निषेधों का प्रचलन हो रहा है। ये एक तो थोड़ा विवाह के नवीन निषेध, जैसे पुराने निषेध क्या है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होगा, सगोत्र विवाह नहीं होगा, सपिंड विवाह नहीं होगा, एक गांव में विवाह नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पुराने निषेध है। नए निषेध क्या आ रहे हैं, कि नए निषेध आ रहे हैं कि आजकल ना लोग कुंडली नहीं मिलाते, आजकल लोग ब्लड ग्रुप मिलाते हैं। कि अगर उनका जो मान लीजिए लड़का लड़की है, तो उनका जो ब्लड ग्रुप अवन उनके विवाह योग्य है तो ही करेंगे। तो नए नए निषेध आ रहे हैं कि, और फिर दूसरा क्या है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, गरीब मतलब अनपढ़ लड़की का विवाह नहीं होता, बड़ा मुश्किल से। लड़का कमाऊ होना चाहिए, लड़का कमाता नहीं। तो ये जो नए नए निषेध है ना, तो ये सबका प्रचलन हो रहा है। उसके बाद क्या है कि परिवार में आधुनिक तकनीक के प्रयोग द्वारा महिलाओं की भूमिका द्वंद्व में कमी। अब जैसे क्या है ना, आपको मालूम है कि पहले के समय में महिलाओं का सिर्फ आप आर्थ मतलब कि घर के काम काज में तक ही भूमिका सीमित थी। लेकिन आज क्या है, आज वैश्वीकरण है, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। तो उनकी जो अब आर्थिक रूप से जब सशक्त हो रही हैं, तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि पहले कोई महिला की भूमिका घर में काम करने के लिए है, तो उनके साथ बड़ा अत्याचार होता था। कुछ भी खाना नहीं बना, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, ये 3-13 बहुत सुनना पड़ता था उनको। लेकिन आज जब आर्थिक रूप से सशक्त हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई, हम भी बाहर जैसे जॉब करके आती है, उसी तरह वो महिला भी जॉब करके आती है, तो कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर खाना बना लेंगे। तो जो भूमिका का संघर्ष होता था, उसमें अब उनको कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद महिलाओं द्वारा बाहरी कार्यों में सफलता पूर्वक बाहरी कार्यों का देख रही, देश की राष्ट्रपति महिला है, कई सारी MP MLA, अब 33% आरक्षण मिल गया, तो मतलब पर्याप्त मात्रा में उनको अवसर दिया जा रहा है। अगला अब देखिए, अभी जो हम विवाह एवं परिवार के सकारात्मक प्रभाव देख रहे थे, अब कुछ तो नकारात्मक प्रभाव होगा। तो चलिए नकारात्मक प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हो गया वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से आपको मालूम है उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास। उपभोक्तावादी संस्कृति मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना, दिखावे की संस्कृति है। अब इससे क्या होता है भाई, इससे महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, व्यक्तिवादिता बढ़ जाती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इससे होता क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, इससे नकारात्मक है संयुक्तता की भावना कमजोर होती है। भाई व्यक्तिवादिता होगी, लोग अपने ऊपर सक्सेस की होड़ में तैयारी कर रहे हैं, 10 साल घर नहीं जाते, ये सब चीज़ें हैं, विवाह समारोह में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इससे क्या हो रहा है, संयुक्तता की भावना कमजोर हो रही है। उनको लगता है कि भाई हम आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे, पैसे कमा लेंगे, तो लोग आ जाएंगे अपने आप, लोग भावना रूप से जुड़ जाए। हालांकि ये कुछ हद तक तो सही भी लगता है। तो ये संयुक्तता की भावना कमजोर होगी। उसके बाद है संयुक्त परिवार का विघटन। अब भाई आर्थिक रूप से कृषि, जैसे पहले क्या होता था, कृषि मुख्य पेशा गाँवों में होता था, और आपको मालूम है गाँव में कृषि में श्रम बल बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो भाई सारे संयुक्त रूप से रहते थे, वही खेती में करते थे। लेकिन आज खेती लाभ का धंधा लगभग रह ही नहीं गया, लोग रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते हैं। तो भाई संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है। फिर विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि। अब मालूम है महिला पुरुष दोनों कमाते हैं, एक दूसरे में अगर बराबर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कोई बाह वैवाहिक, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, वो नहीं है, तो फिर विवाह जो है वो सफल पूर्वक नहीं हो पाता है। विच्छेद जैसी समस्याएं देखने, तो विवाह विच्छेद की वृद्धि हो रही है। उसके बाद दुखी वैवाहिक जीवन, मतलब कि हो गया, अब उनको महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है कि उनको राम जैसा पति चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा है, और सीता जैसी पत्नी चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रही है, तो दुखी वैवाहिक जीवन है। उसके बाद है सिंगल। इससे क्या होता है, सिंगल पेरेंट फैमिली परिवार का विकास। सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब कि जैसे लड़का है, तो फिर वो गोद ले लिया, एक ही पेरेंट रह जाते हैं, जैसे एक ही पेरेंट, वही उनके माँ बाप हो गए। तो ऐसा लड़की भी है, लड़की भी गोद ले ली अनाथालय से। तो सिंगल पेरेंट, जो माँ बाप डबल होते थे और बच्चे पैदा करते थे, तो वो वाली स्थिति नहीं है। तो अब सिंगल पेरेंट वैली, ये पश्चिमीकरण की देन है। तो सिंगल पेरेंट फैमिली का प्रचलन बढ़ रहा है।
उसके बाद अगला नकारात्मक प्रभाव, तो देखिए वैश्वीकरण से क्या होता है, एक तरफ तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, ओके, स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता में उनको वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ परिवार में पुरुषों के पितृसत्तात्मकता प्रभाव का निरंतर बना हुआ है। अब ये तो सही बात। जैसे क्या हुआ कि भाई आपने वैश्वीकरण लाया, महिलाओं को घर के बाहर गई, जॉब करने लगी, आर्थिक रूप से सशक्त हो गई। अब आपको मालूम है कि हमारा है तो भारतीय समाज मूलतः पितृसत्तात्मक समाज। सारे घर के अधिकार, समाज के अधिकार पुरुषों ने अपने अंदर अधीन ले रखे हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि वहां पे क्या होता है, जब महिलाएं तो ठीक है, आप आर्थिक रूप से सशक्त हो, लेकिन अभी भी उनको ना घर में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी क्या होता है, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मतलब बन रही है, और यहाँ जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो पुरुष अभी अपने अधिकार में ले रखे हैं। तो एक संघर्ष वाली स्थिति शुरू हो जाती है, फिर यही आगे चल के आपके परिवार विच्छेद का कारण या विवाह विच्छेद का कारण और तनाव, लड़ाई झगड़ा, ये सब का कारण बन जाती है। तो अगला नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। अगला है वैश्वीकरण से पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। तो आपको मालूम, वैश्वीकरण से सारी संस्कृतियां मिक्स हुई, और आपको मालूम है कि भारत विश्व वैश्विक संस्कृति के, जैसे अमेरिका यूरोपीय संस्कृति भारत में आ रही है, इसी तरह भारतीय संस्कृति यूरोप में जा रही है, योग जैसी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। तो पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हो रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था का इससे हुआ क्या कि इससे क्या हुआ कि विवाह के नए स्वरूप, अब विवाह के नए स्वरूप हमारे यहाँ भैया सप्तपदी विवाह चलता था, कि माता पिता विवाह संबंधित मतलब विवाह लगा देंगे, शादी लगा देंगे, उसके बाद पति पत्नी का विवाह हो जाता था। यही एक सप्तपदी विवाह 7 फेरों के तहत होता था सप्तपदी। लेकिन अब नया विवाह का तरीका आ गया, और सबसे ज्यादा इसमें प्रचलित है कोर्ट मैरिज। एक उसके बाद, अब कोर्ट मैरिज में तो चलो ठीक है, आपने कानूनी सहायता लेकर के विवाह कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप पति पत्नी के रूप में मान्य हो जाएगी। लेकिन नए स्वरूप में हो गया लिव इन रिलेशनशिप। भैया इसमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है, आप साथ में रहने लगिए, लड़का लड़की राजी हैं एक साथ रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ रहो। उसके बाद है समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह पहले तो आपको मालूम है कि ये कानून था, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया 377, तो समलैंगिक विवाह भी कर सकते, कोई अपराध नहीं है। उसके बाद है बिना विवाह के परिवार निर्माण कर लीजिए, ये लिव इन रिलेशनशिप रही, लिव इन रिलेशनशिप में फिर बच्चा पैदा कर लिए। तो भाई मतलब पहले क्या है, भारतीय संस्कृति में बच्चा पैदा करने के लिए वैवाहित होना बहुत जरूरी था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज बच्चा पैदा करने के लिए पश्चिमी संस्कृति का वैवाहिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है विवाह का बाजारीकरण का मतलब है कि भाई आप जैसे जैसे कैटरीना कैफ और ये विक्की कौशल की शादी हुई, भाई उन्होंने विवाह के राइट्स बेच दिए, तो उनके लिए जो विवाह है ना, ये कमाई का एक साधन हो गया। भाई धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ रहा है, अपने विवाह की वीडियो को यूट्यूब में डालते हैं, और सोशल मीडिया में डालते हैं, पिक्चरें बनवाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। और विवाह करते रहो, एक विवाह करो पैसा कमाओ, दूसरा विवाह करो, तो ये धंधा आजकल खूब चला है। उसके बाद है यौन संबंधों का खुलापन। नॉर्मल बातें होती हैं इस चीज को लेकर के, तो ये जो हो गया, ये आपका नकारात्मक प्रभाव था। अब आ- आगे है आपका कि वैश्वीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण से व्यक्ति की व्यस्तता में वृद्धि। अब आपको मालूम है, व्यक्ति वैश्वीकरण है, लोग आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त हैं, तो अपने काम में ज्यादा ध्यान देते, वर्कोहलिक जैसा कल्चर आ रहा है। तो अब इससे क्या होता है कि भाई, अब जैसे पति पत्नी है, दोनों जॉब करते हैं, तो अब पति पत्नी जॉब करते हैं, तो वो क्या है, बच्चे को प्रॉपर समय नहीं दे पाते, उनके पास पालन पोषण में कमी है पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि आप बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को आपको समय देना चाहिए जितना, क्योंकि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति एक प्रेम का अधिकार होता है। तो ये दूसरा, सामाजिक एवं वृद्धों की देखभाल में परिवार की भूमिका। पहले क्या होता था, जब संयुक्त परिवार होता था तो बच्चे भी पल जाते थे, वृद्ध भी कट उनका भी जीवन चला जाता। लेकिन आज जो घर में जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी है और दादा दादी और बच्चे हैं, अब पति पत्नी दोनों चले गए, ना तो वृद्ध की देखभाल, ना तो बच्चों की देखभाल। तो उससे क्या हो रहा है, नवीन वैकल्पिक, जैसे पति पति बच्चे हैं, तो बच्चों को आप लोग किन्नर गार्डन में छोड़ देते हैं, आंगनवाड़ी जैसी व्यवस्था में छोड़ देते हैं, और जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध को आश्रम में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये बस चीजें निगेटिव है, समाज टूट रहा है, संस्कृति प्रभावित हो रही है वैश्वीकरण से। ठीक है, तो ये था नकारात्मक। तो हमने दो पढ़ लिया, अब हमारा जो तीसरा है, ये है वैश्वीकरण का भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रभाव क्या। तो पहला हमने क्या देखा, वैश्वीकरण का धर्म पर प्रभाव देखा, फिर दूसरा हमने देखा वैश्वीकरण का विवाह एवं
परिवार पर प्रभाव। अब हम देख रहे हैं वैश्वीकरण का जो हमारी सांस्कृतिक विविधता मतलब कि जीवन में व्यवहार करने की विविधता, ये आपको ना क्षेत्रीय रूप से बहुत विविधता दिखाई देती है, भले ही अंतर इसमें कम हो लेकिन होता है। तो ये कैसे प्रभावित हो रहे हैं वैश्वीकरण से, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है कि आपको मालूम है वैश्वीकरण ने क्या किया, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तीव्र विकास। तो ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि वैज्ञा आपका आधुनिक शिक्षा का प्रयास हो, आधुनिक शिक्षा का प्रसार होगा, आपके अंदर तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। इससे हुआ क्या, इससे क्या हो कि भारत की जो परंपरागत संस्कृति को छोड़ करके लोगों में आधुनिक बनने की तीव्र प्रवृत्ति हुई और आधुनिक समाज का निर्माण हुआ, जिससे भारतीय समाज की विविधता प्रभावित हुई। सही बात है। अब क्या है ना, अब जैसे पहले क्या होता था कि अब मैं आपसे बताऊं, उत्तर भारत की संस्कृति अलग, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति। अब क्या हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, यातायात का साधन, संचार व्यवस्था का कारण उत्तर और पूरे भारत की एक संस्कृति हो रही है, जिसको भारतीय संस्कृति कह रहे हैं। अब जब भारतीय संस्कृति होगी, बनेगी, भारत की सभी संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप जो होगा, तो उससे क्या होगा, जो उस क्षेत्र की स्पेशल संस्कृति होगी उसमें पहचान संकट आ जाएगा। तो वो जो संस्कृति है ना, जो देश की बहुत सारी संस्कृति है, वो जब एक बनेगी तो विविधता प्रभावित हो जाती, विविधता कमजोर हो जाती। तो ये आपका एक नकारात्मक प्रभाव हो गया संस्कृति का। अब अगला है कि वैश्वीकरण से आपको मालूम है पश्चिमीकरण हो रहा है, वैश्विक संस्कृति का निर्माण हो। जिस तरह वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति एक हो रही है, उसी तरह वैश्वीकरण से पूरे विश्व की संस्कृति एक हो रही है और वैश्विक समाज का निर्माण कर रही है, जो कि सभी संस्कृतियों का मिक्स रूप है, मिला जुला रूप। ठीक है ना। इससे क्या होता है, अब जब मिला जुला रूप हो जाता है तो वैश्विक संस्कृति का निर्माण हो जाता है, तो जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, जो भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है, वो कमजोर हो रहा है, वो विविधता कमजोर हो रही है। तो ये भी नकारात्मक प्रभाव। अब अगला कुछ देख लेते हैं। अगला है कि वैश्वीकरण से आपको मालूम है यातायात, संचार का साधन, ये सब बढ़ रहा है। तो और बाजार अर्थव्यवस्था विकसित हो रहा है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, बाजार ही डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, जो स्थानीय संस्कृति है ना, उसका भारतीकरण हो जाता है। स्थानीय संस्कृति का भारतीकरण मतलब जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी, मान लीजिए कि उत्तर भारत में रहने वाले लोग आर्थिक रूप से गुजरात, मुंबई में काम करने चले जाते हैं, जब वो दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार का कोई व्यक्ति है, वो चला गया मुंबई जॉब करने, ठीक है। अब वो जॉब करने चला गया, कर्नाटक, बेंगलुरु जॉब करने चला गया, तो जब वो चला जाएगा तो उसके घर की महिला भी चली जाएगी। तो अब जो छठ का त्योहार वो वहां बिहार में रह के मनाती थी, अब वो कर्नाटक, गुजरात, मुंबई में भी रहना। तो जो उसकी स्थानीय संस्कृति है ना, उसका पूरा भारतीकरण हो गया। इसी तरह गणेश पूजा, उसके तरह मैंने आपको बताया कि नवरात्र पूजा और आपका ये छठ जैसे त्योहारों का पूरा भारत मनाते हैं, सब मनाते हैं। ठीक है ना। इससे इससे क्या होता है, संश्लेषित संस्कृति, मिली जुली संस्कृति का निर्माण होता है। फलता क्या होता है, भारतीय समाज की विविधता कमजोर होगी। उसके बाद अगला है वैश्वीकरण से पहचान संकट। में आपको बता दिया कि मूल जो स्वरूप होता है संस्कृति का, वो बदल जाता है, वो प्रभावित होता है। तो पहचान संकट, तो लोगों इससे होता क्या है कि लोग अपने नर प्रजाति तत्व एवं परंपरागत संस्कृति को पुनः अपनाना चाहते हैं। अब जब उनको पता चल गया कि भाई, जैसे आपको मालूम है कि धीरे धीरे लोग देश में, हमारे देश का भी पश्चिमीकरण हो रहा है, पश्चिमी प्रथाओं को फॉलो करते, कई सारी महिला संगठन उठ खड़ी होती हैं, किसी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अनैतिक है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। खूब ऐसा आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जब ये लोग, इससे जब विरोध प्रदर्शन होता है तो लोग इससे थोड़ा जागरूक होते हैं कि हाँ भाई, सही बात है, हम अब ये वैश्वीकरण की आधाधुंध में हम अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और जो हमारा कर्तव्य है उससे हम हट रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। तो जब लोग जुड़ते हैं तो वो अपनी जो विविधता है, अपनी संस्कृति, अपने कर्तव्य है, उसको पुनः मजबूत करने की कोशिश करते, एक तरह धार्मिक प्रवर्तनवाद वाली स्थिति आ जाती है। तो ये एक तरह से सकारात्मक प्रभाव हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपका आज का जो टॉपिक था कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये आपका फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ ही जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको भारतीय समाज, जो कि एमपीएसआई मेंस का फर्स्ट पेपर का पहला हिस्ट्री और भारतीय समाज है, वो वाला टॉपिक था, ये पूरा कंप्लीट होता है। इस तरह मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब आप इसको समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो भी पढ़ाया है, समझाया है, वो आपको 100% समझ में आया होगा। आप अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको भेजता रहता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।